20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां पर देश में कृषि कानूनों को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं पर हरियाणा के इकलौते ऐसे विधायक अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा देकर उन्होंने किसानों का खुले तौर पर समर्थन किया और उसके बाद लगातार वो किसानों के बीच में रहकर तमाम बॉर्डर्स पर जाकर किसानों को अपना समर्थन उन्होंने दिया है। मगर अब हरियाणा में उपचुनाव को लेकर दो ऐसे केंद्र हैं जिनमें कालका की बात करें या फिर हरियाणा के आखिरी छोर पर बसे इलाहाबाद की बात करें, जहां पर पूरे हिंदुस्तान और हरियाणा की निगाहें हैं। मगर आईएनएलडी की तरफ से प्रस्तावित 3 मार्च की महापंचायत को लेकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज जो आईएनएलडी के नेता हैं वो पसीना बहा रहे हैं। गांव गांव जाकर लोगों को न्योता दिया जा रहा है कि वो बड़ी संख्या में इलाहाबाद में 3 मार्च को होने वाली महापंचायत में जुड़े और एक तरीके से ऐतिहासिक एक कदम इसको खुद पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। मगर तमाम बातों को लेकर मेरे साथ आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और तमाम जो सवाल है उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका वेब चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर, और आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपका चैनल, जैसे मैं सोच रही हूँ, दिन दुगनी रात चौगनी बड़ा फेमस हो रहा है, तो इसके लिए आप बधाई का पात्र हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा सवाल है जी, महापंचायत को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही है, किस तरीके का वहां पर इवेंट्स रहेगा और जिस तरीके से आपके तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता हर गांव-गांव में जाकर न्योता दे रहे हैं, कैसे आंकते हैं आप 3 मार्च की इस महापंचायत? सबसे पहले तो गुरविंदर, मैं ये कहना चाहूँगी कि न केवल 3 मार्च बल्कि जहाँ भी किसानों की महापंचायत होती है और इवन जो टीकरी बॉर्डर वगैरह, वहाँ पे भाई साहब के ये आदेश हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो पार्टी है वो किसानों की ही पार्टी है। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए संघर्ष किया, उसी संघर्ष में आगे अपना कदम अभय सिंह जी चौटाला ने बढ़ाया। और ये जो पंचायत है ये आईएनएलडी की नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है कि किसान महापंचायत, चाहे वो ये इलाहाबाद है, चाहे वो हरियाणा के किसी छोर पे भी है, तो वहाँ ये ड्यूटी लगाई जाती है कि इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता उस महापंचायत में पहुँचे और उसको सफल बनाए। मगर विपक्ष ये आरोप लगातार जड़ रहा है कि ये एक तरीके से किसानों की महापंचायत नहीं, ये तो खुद एक पार्टी की व्यक्तिगत तौर पर रैली है जिसमें एक भीड़ जुटाने की होड़ है और लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक तरीके से चुनाव प्रचार का एक बिगुल बजाने की तैयारी है। आप सहमत हैं इससे कि ये महापंचायत ना होकर एक तरीके की रैली है जिसमें आपके नेता ही दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ होगी? देखिए, ये अगर कोई ये बात कहता है तो ये किसानों का अपमान है, क्योंकि ये जितनी भी भीड़ है, जितने भी लोग हैं, ये किसान हैं और किसानों का आज एक जो सरकार के प्रति जो रोष है वो चरम सीमा पे है। तो जहाँ भी उन्हें किसान महापंचायत का नाम सुनाई देता है तो किसान वहाँ बढ़ चढ़ के पहुँचते हैं। और न केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान में ये पंचायतें सफल हो रही हैं। आपने करौली में पीछे टिकैत साहब की वो देखी होगी रैली, महापंचायत जिसे कह सकती हूँ मैं, तो वो करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये सिर्फ जो नेता लोग हैं ये राजनीति कर रहे हैं और हमारा कार्य राजनीति से हटके एक किसानों को मजबूती प्रदान करना और किसानों को सम्मान देना है। वहीं एक प्रश्न और भी मैंने सुना है इन दिनों, विपक्ष ये कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई किसान पार्लियामेंट में नहीं है आज के दिन। अगर किसान पार्लियामेंट में होते तो किसान के साथ ये अन्याय नहीं होता। तो ये भी ज़रूरी है कि हमारे किसान जो है राजनीति में रहें, उनका राजनीति में रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हमारा जो हिंदुस्तान है वो कृषि पे आधारित है। तो जो किसान अगर समस्या को समझ सकता है, वो समस्या और कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। तो मैं कहती हूँ कि ज़रूरी है किसान भी राजनीति में रहे। दूसरी बात, वहीं जो भाई साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको मैं सिरे से खारिज करके कहती हूँ, क्योंकि क्या वो इतने नादान है? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि एक सीट से कुछ नहीं होने वाला? लेकिन जिस तरीके से मैं एक महिला हूँ, तो मैं एक महिला के तौर पे आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि जब कोई हमारा बड़ा आता है तो हम सम्मान में सर पे दुपट्टा लेते हैं। हरियाणा प्रदेश में जब कोई बुजुर्ग आता है तो मैं राम राम करते हैं। तो ये उनका एक सिर्फ तरीका किसान को सम्मान देने के लिए इस्तीफा था, ना कि राजनीति करना। क्योंकि अगर राजनीति ऐसी करनी होती तो कांग्रेस वाले राजनीति में पीछे नहीं है। जो आज निर्दलीय कुंडू जैसे हैं वो राजनीति में पीछे नहीं है। राजनीति तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसान को सम्मान कौन कौन दे रहा है? आज सवाल ये उठता है, किसान के सम्मान का सवाल है। वहीं टिकैत साहब ने बोला था कि यदि आप कुछ कर सकते हो, मंत्री पद पे रह के यदि आप किसानों के लिए कुछ कर सकते हो तो ही आप बीच में आओ। तो अभय सिंह जी चौटाला को लगा कि ये ऐसे मैं विधानसभा में खड़ा होकर क्या करूं कि जहां मेरी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, तो मैं मेरे किसानों के सम्मान में मैं उनको मजबूती प्रदान करूं। तो ये केवल उनका एकमात्र उद्देश्य किसान को मजबूती प्रदान करना था, ना कि राजनीति करना। मगर विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा अपने राजनीतिक फायदे के लिए दिया है। उनको एक राजनीतिक स्टंट करना था, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना और किसान आंदोलन में सब कुछ गर्म था, उन्होंने चोट लगा दी। आपको लगता है, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ किया? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया है, उनकी आवाज़ उठाई है और उन्होंने अपने पद को ठुकराया है। तो जो परंपरा दादाजी ने चलाई है, हमारे अभय सिंह जी चौटाला ने उसी परंपरा का अनुसरण किया है और उसमें कुछ लोग चाहे कुछ कहें, लेकिन किसान उनका इस चीज़ के लिए सम्मान करते हैं। और आज हर एक मंत्री के ये गले में फांस बनी हुई है, क्योंकि वो इस्तीफा, क्योंकि पद को छोड़ना कोई आसान चीज़ नहीं है और वो छोड़ नहीं रहे हैं। अगर वो इतना ही किसान के हितैषी हैं तो आएँ और अपने इस्तीफा देके किसानों के साथ खड़े हो जाए। हमें पता है कि नहीं कुछ होना, लेकिन कम से कम किसान का सम्मान तो बढ़ता है उसमें। वहीं आप बात करें कि हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊँगा। आप मुझे एक बात बताएं, उनके जितने MLAs हैं वो तो जग जाहिर है कि विपक्ष में हैं, फिर जो निर्दलीय हैं, फिर जो JJP के हैं, वो ये कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव में हम उनको साथ लेके आएंगे। आप मुझे एक बताएं कि राजनीति सारी दुनिया करती है, राजनीतिक तौर पे वो हुड्डा साहब के अंदर खाते क्यों आएंगे? राजनीतिक तौर के ऊपर अगर वो आएंगे तो वो खुलेआम किसानों के कह के आएंगे ताकि वो अपना वोट बैंक तो पक्का करें। फिर वो क्यों नहीं आ रहे? तो ये सब चीज़ें, ये स्टंट तो वो लोग कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को ये स्टंट नहीं आते हैं, उन्हें सीधी राजनीति आती है, जो उन्होंने दादाजी से सीखी है। वो सीधे हैं, किसान हैं अपने। देखो, आप कोरोना काल में अगर कोई बराबरी अभय सिंह चौटाला की करे तो आप ये बताओ कि कोरोना काल में उन्होंने 70 एकड़ की गेहूं, क्या किसी मंत्री ने, किसी नेता ने तब उनका अनुसरण क्यों नहीं किया? तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ कि वो एक भावनात्मक व्यक्ति भी हैं, वो राजनीति को भावना से देखते हैं और वो लोगों की भावना को समझते हैं। सुनैना जी, आपको लगता है 3 मार्च का जो एक महापंचायत है, एक तरीके से उपचुनाव को लेकर एक चुनावी शंखनाद कह सकते हैं इसको? नहीं, ये देखो, उपचुनाव अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है और अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन उपचुनाव लड़ेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन जो एक बहुत बड़ी भारी हमारे सामने समस्या है कि ये 3 बिल वापस करवाने हैं, क्योंकि इसमें हमारी सारी पार्टी किसानों पे आधारित है। हमारी तो सारी पार्टी को नुकसान है इस चीज़ में। किसान, हर एक किसान को, हिंदुस्तान के किसान को आज खून के आंसू जो सरकार रुला रही है, ये केवल और केवल एक कोशिश है कि सरकार की थोड़ी आंखें खुलें। विपक्ष का ये भी आरोप है कि अभय सिंह जो भी महापंचायत करते हैं वो खुद को सम्मानित करने के लिए करते हैं, चाहे उन्हें केसरी का खिताब मिला, चाहे दूसरे खिताब उन्हें मिलते हैं, वो सब कुछ खुद ही सम्मानित होने के लिए। यहाँ भी ये विपक्ष कह रहा है कि जो महापंचायत होनी है ये खुद को सम्मानित करने के लिए है, क्योंकि पार्टी अपने लेवल पे कर रही है। आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष, वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अगर वो लोग कर लें
सम्मानित, उनका सम्मान वैसे का कम थोड़ी है। आप देखिए टीकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, हर जगह आज कोई लीडर जा सकता है क्या बीच में? अबे भाई साहब जाते हैं, स्टेज के ऊपर भी अपनी बात रख के आते हैं, किसानों ने सुनते भी हैं क्योंकि वो किसान हितैषी हैं, इसलिए सुनते हैं। वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल स्टंट होता तो आज उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो एमएलए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो इसको मैं कहूँगी कि ये तो एक बहुत ही छोटी सोच है। अगर कोई इस तरीके से सोचे कि उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए ये किया है, मैं नहीं मानती। अभी आपने देखा होगा कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, उनका भी सिरसा में किसानों ने हेलीकॉप्टर उनका उतरा और चाहे चढ़ा हो तब भी काले झंडे दिखाकर उनको रवाना किया गया। अब तो खुद के ज़िले में भी वो सुरक्षित नहीं है जहां पर उनको इतना बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, अभी एक दिन पहले ही नैना सिंह चौटाला का भी कार्यक्रम था डबवाली हलके में, उद्घाटन कुछ उन्होंने करने थे, वो भी उनको रद्द करना पड़ा। किसानों का विरोध पहले से उन्हें सुर मिल गए थे। कैसे देखते हैं दुष्यंत चौटाला का विरोध उनके ही खुद के गृह जिले सिरसा में होने लगा? देखिए, मैं पहले भी बहुत बार इस प्रश्न का यही उत्तर देती हूँ, क्योंकि जो हरियाणा की जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट किया था। तो जब आप उसी पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे जो एक किसान विरोधी है, जो एक जन विरोधी, मैं कहूँगी ना कि किसान विरोधी, ये एक किसान का आंदोलन नहीं, आज ये जन आंदोलन बन चुका है। महंगाई की मार से परेशान है लोग, तो वो देखो, आप अगर किसी के साथ बैठे हो तो आप भी उस चीज़ के भागीदार हो, आप भी उस जुल्म के भागीदार हो, इसलिए जनता अपना रोष प्रकट करेगी। अब वो कहीं नहीं जाने देगी। अब आगे आगे तो मैं ये कहूँगी कि ये स्लोगन भी चलेगा कि सवारी अपने सामान की जिम्मेवार खुद है, क्योंकि अगर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे संबंधित लोग कहीं पे भी जाएंगे तो जनता पुरजोर विरोध करेगी। अभी सिरसा में बीजेपी की नीतियों को प्रचार बखान करने के लिए कंवरपाल गुर्जर साहब भी आने वाले थे, लेकिन नहीं आए। देखिए, कंवरपाल गुर्जर साहब की मुझे समझ नहीं आती कि जब उन्हें पता है कि खुद मुख्यमंत्री को जब उतरने नहीं दिया उनके जिले में, उनके क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में, तो कंवरपाल गुर्जर अपने आप को क्या समझते हैं? आज तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी आने की दिक्कत है। आप देखेंगे पिछले जो चुनाव हुआ था एलनाबाद का, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे कि अपने नुमाइंदे को जिताने के लिए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो ये उपचुनाव है इसमें आए प्रधानमंत्री जी, तो आज तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको दिक्कत है, तो वहाँ कंवरपाल गुर्जर क्या चीज़ है? तो ये जनता जनार्दन है। ये जनार्दन आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण का नाम है। स्वयं परमात्मा जनार्दन जो होती है, जनता जनार्दन इसीलिए कहा जाता है कि जनता बना भी सकती है और जनता मिटा भी सकती है। अभी कुछ दिन पहले का बयान था जब अजय सिंह चौटाला खुद बाहर थे, उन्होंने बयान दिया था कि वो दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा अपनी जेब में रखते हैं और उसके बाद वो जेल चले गए। अब अभय सिंह चौटाला का बयान फिर से आया था, उन्होंने इसको एक तरीके से एक हास्यप्रद तरीके के साथ प्रस्तुत किया था कि अब अगर दुष्यंत इस्तीफा भी देना चाहे तो उनके जेब में नहीं है। मगर अब दिग्विजय सिंह चौटाला ने अभय सिंह चौटाला की इस बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि अगर इस्तीफे देने से कुछ होता है तो अभय सिंह खुद इस्तीफा दे चुके हैं, कौन से कानून रद्द हो गए? देखिए, यही तो बात है, यहाँ किसान के सम्मान की बात आती है। अभय सिंह जी ने किसान का सम्मान किया है, वो सिर्फ ये बात कहते हैं कि आप किसान का सम्मान करो। और यदि दुष्यंत इस्तीफा देते हैं तो मैं नहीं मानती कि कहीं से भी किसान का अपमान होगा, ये तो किसान का और भी सम्मान होगा और उन्हें देना चाहिए था और अपनी जो समर्थन भी है वो वापस लेना चाहिए था। ये एक फैक्ट है, ये एक आज ये सच्चाई है। अब अगर आपको ये सच्चाई दिख रही है, आप अगर उससे मुंह मोड़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये और किसी की गलती नहीं है। तो ये जहाँ तक इस्तीफे की बात है तो ये आज ना केवल अभय सिंह जी, आज जनता, हरियाणा की जनता, एक अगर आप छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो उसके दिमाग में भी ये है कि अगर ये इस्तीफा दे दें तो ये हरियाणा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में से तो रुखसत हो जाए। तो ये बात है। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से जिसने भी किसानों का समर्थन किया, चाहे वो डायरेक्ट रूप से सरकार में होते हुए साथ गए, उनका अंजाम सबका बुरा हुआ। चाहे आप नवदीप कौर को ले लीजिए, दिशा को ले लीजिए और बलराज कुंडू को लीजिए। 2 बार उनके घर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। अभय सिंह ने खुद बयान दिया कि
ये एक तरीके से किसानों का समर्थन देने का ही सबसे बड़ा नतीजा है। आपको लगता है कि सरकार ने ये रणनीति तैयार की कि जो किसानों के साथ खड़ा है उसके लिए कानून व्यवस्था अलग से होगी? देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बहुत आप नोट करना, ये एक हिटलर शाही की तरफ जा रही है। ये फैसिज्म जो हम किसी भी रूप में माने या ना माने, ये काबिज होते जा रहे हैं। ना केवल जब शुरुआत में आप देखिए चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला पे उनको जेल भेजा गया, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार उस टाइम बनने वाली थी, लोगों के जुबान पे था, लेकिन इन्होंने ये खेल खेला। दूसरी बात, अब आप बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों के ऊपर कानून व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कानून व्यवस्था जनता के लिए होती है। जो कोर्ट होता है, उस शपथ दिलाई जाती है उसमें कि वी द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन आज वहाँ उल्टा हो रहा है, वी द पीपल फॉर द गवर्नमेंट। मैं ये कहना चाहूँगी, ये मेरा सीधा सीधा सवाल है कानून व्यवस्था के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह बनता जा रहा है कि कानून को आप कठपुतली बना के यूज़ कर रहे हैं। चाहे इसमें बलराज कुंडू लगाओ या कोई भी XYZ जितने भी हैं, आप दिशा रवि का आप देखेंगे, एक 21 साल की बच्ची एक्टिविस्ट है, कितना पर्यावरण पे उसने काम किया। उसके काम की सराहना की बजाय उसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई। उसको एक लड़की के लिए, ये जो आपकी गोदी मीडिया है, इनको शर्म नहीं आती? इनके घर में बहन बेटियां नहीं है? एक बच्ची के ऊपर वो ऐसे स्लोगन लगा के और वो ऐसे लोगों को दिखाते हैं। मैं ये कहती हूँ, ये बड़ा हिंदुस्तान को आज अगर शर्मसार किसने किया है तो ये गोदी मीडिया ने पूरे दुनिया में शर्मसार करके रख दिया। इनके झूठ पकड़े जाते हैं, ये झूठे वीडियोस चलाते हैं, मतलब देशद्रोही तो ये लोग हैं। अभी मैं कल ही देख रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। आप ये देखिए कि चौथा स्तंभ जो हमारा पत्रकारिता का है वो चरमरा गया है गोदी मीडिया के कारण। अगर उसको अभी भी वो कहते हैं ना एक सपोर्ट अगर देने का काम किया है तो वो सोशल मीडिया ने किया है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन के साथ साथ ये ना भूले गोदी मीडिया, ये ना भूले ये भारतीय जनता पार्टी, ये गवर्नमेंट, कि जनता पागल नहीं है। जितना आप जनता के ऊपर प्रेशराइज करोगे, जितना आप उसको दबाने की कोशिश करोगे, आपने स्प्रिंग को दबते देखा होगा, और फिर जब वो हाथ हटते, जब वो उछलता है तो वो उसकी छलांग बहुत लंबी होती है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम सोशल पत्रकारों के साथ ये हिंदुस्तान की जनता खड़ी है, और यदि इनके साथ कुछ भी गलत होता है, क्योंकि ये हमारी आवाज़ को लेके जा रहे हैं, यदि इनके साथ कुछ गलत होता है तो जो गोदी मीडिया के सेंटर है उनका घेराव जनता उनका घेराव करेगी। तो अगर ये प्रेशर बनाना जानते हैं तो हम उस प्रेशर को मिटाना भी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले ही हमारे कृषि मंत्री JP दलाल ने बयान दिया था कि किसान तो मरेगा ही, वो घर पर होते तभी भी मरते। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफ़ीनामा भी लिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री तोमर साहब कह रहे हैं कि भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदलते। आपको लगता है कि भीड़ किसी काम की नहीं होती है? सरकार को भी भीड़ जुटानी बंद कर देनी चाहिए? रैली का दूसरा नाम भीड़ होता है। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि भीड़ जो होती है वो आंदोलन करती है, भीड़ सत्ता परिवर्तन करती है, और भीड़ के बिना आज हम आज़ादी की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते थे। तो वो ये मैं करेक्ट करना चाहूँगी, तोमर साहब एक सत्ता के घमंड में ऐसी बात बोल रहे हैं। और अगर भीड़ का कोई कुछ मायने नहीं होते तो वो अपनी रैलियाँ क्यों करते हैं? रैलियों के आधार पे वो अपनी हार और जीत निश्चित करते हैं। और वहीं मैं फिर से कहूँगी कि ये जनता जनार्दन होती है, ये परमात्मा का स्वरूप होती है कि जनता बना भी सकती है जनता, और वो भीड़ जनता को ही कह रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ JP दलाल जैसे, मैं कहूँगी संवेदनहीन जो लोग हैं, किस तरीके से वो हंस के कह रहे थे, माफ़ीनामा का क्या मतलब है? कहते हैं जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात
आप वापस नहीं ले सकते हैं। आप उस घाव को कैसे आप मरहम दे देंगे? आपने जो अपने शब्दों से, आपने जो उस एक क्रूर हंसी से जो लोगों के घाव दिए हैं किसानों पे, तो वो आप नहीं ले सकते। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। मैं ऐसे लोगों को नेता कहना भी एक नेता का अपमान समझूंगी कि वो कोई नेता नहीं है, वो एक संवेदनहीन व्यक्ति हैं और जिनको उस नैतिकता के आधार पे उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, माफ़ी के तौर पे उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी सिरसा से जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, हालांकि लोगों के बीच में लोग उन्हें ढूंढते हैं, कभी देखा नहीं है। आपने कभी देखा? क्या लगता है क्या वाकई उन्होंने सिरसा के एमपी होने का जो दायित्व है बहुत अच्छे से निभाया और किसी गांव में भी कभी दिखे नहीं? देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि ये ऐसे एक बार वोट लेने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। सुनीता दुग्गल जी एक मीटिंग में दिखी थी एक SYL का मुद्दा उठाती हुई, हालांकि उस बात का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था किसान आंदोलन से, लेकिन वो एक कहते हैं ना आग में घी का काम करने जा रही थी। वो आपस में भाईचारे को खराब करना चाह रही थी, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देती हैं। वो अपने व्यूज़, अपने जो है किसानों को समझाने वाली बात भी, ये कानून तो अच्छे हैं, किसानों को हम समझा लेंगे, कांग्रेसी खड़े हैं, तो आज वो आए और आज उन किसानों को बड़ी ज़रूरत है कि वो समझाएं आके। तो ये एक मेंबर पार्लियामेंट का ये कार्य क्षेत्र है, उन्हें यहाँ आना चाहिए और वो आज यहाँ से गायब हैं, तो ये एक बड़ी अपने आप में एक बड़ी तौहीन की बात है इस पद के लिए। अभी दुष्यंत चौटाला ने एक बयान दिया है कि हरियाणा में किसान MSP से घबराए नहीं। सरकार पहली बार, ऐसा इतिहास में पहली बार होगा, ये उन्होंने खुद बोला है कि 6 फसलों पर सरकार MSP पर खरीद करेगी, जिसमें इस बार पहली बार जौ की फसल को भी शामिल किया गया है। तो फिर MSP के ऊपर हरियाणा सरकार को कानून बनाने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों केंद्र को आग्रह नहीं कर देते कि हम कानून बनाने के लिए राजी हैं, हमारे तो कम से कम बना दो? देखिए, मैं तो अभी इस शायद डिप्टी CM जी वो लोगों का, जो किसानों का इंटरव्यूज, जो उनका दर्द है वो नहीं देखते हैं। MSP होने के बावजूद भी जो फसल है वो MSP पे नहीं ली जाती है, और कहीं पे आपकी फसल गीली है, वो कहीं दाना छोटा है, ये कह के किसानों को और तंग किया जाता है। MSP का मतलब तब, और कानून अगर ये बना दें तो ये आंदोलन में कहीं ना कहीं राहत तो महसूस करेंगे किसान। ये कानून नहीं, ये सिर्फ एक बरगलाने के लिए। आज के दिन सरकारी नुमाइंदे का, हर एक मंत्री का, जो भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित, एक ही उद्देश्य है कि किसान आंदोलन को उठवा दिया जाए, चाहे वो कैसा ही कुछ लालच देके, चाहे कुछ भी करके। अभी मैं रामदेव का भी वो देख रही थी इंटरव्यू, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि 2 साल से के संशोधन तो होना जरूरी है, होना चाहिए। तो इसका मतलब कि 2 साल के बाद आप फिर से, और इनकी बातों पे कैसे विश्वास करें? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलते हैं कि कोई विश्वास के लायक कोई बात ही नहीं है। आज अगर आंदोलन उठा दें तो क्या गारंटी है कि 2-3 साल तक ये लागू नहीं करेंगे? ये तो कोई ना कोई अमेंडमेंट बना के फिर से खड़ा कर देंगे, कोई ना कोई पंगा। अभी मैं बता दूं कि ये लोग ना केवल किसान को, अभी आप ये देखेंगे जो गरीब लोगों को जो एक भत्ता मिलता है वो भी बंद कर रहे हैं, आपने प्रधानमंत्री जी के बयान में देखा होगा। और दूसरा, एक और आगे इनका जो आने वाली जो इनकी चाल है वो ये आरक्षण को भी खत्म करेंगे। ये जो लोग, जो इन्होंने एक आंदोलन में एक फूट डालने की कोशिश की है कि छोटे किसान, बड़े किसान, दुकानदारों को अलग करने की, तो मैं कहती हूँ इन कानूनों में सारे पिसेंगे। दुकानदार, व्यापारी, किसान, मजदूर, एक इस आंदोलन में पिसेगा, और इसमें पिसेगा वो अलग। दूसरा, वहीं जो ये आगे जो इनकी स्कीमें आनी है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ठीक है, और जो चाइना हमारे सिर पे आके खड़ा है, हम एक लड़ाई भी हमें कभी भी लड़नी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों से हम मुंह ना मोड़ें। आज प्रत्येक बच्चे को, युवाओं को खास करके, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। ना नौकरियां हैं, किसानी ये ख़त्म करने जा रहे हैं, तो क्यों ना ये 3 काले कानून वापस करा के हम इस बात पे मोहर लगा दें कि आगे कोई जातियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
अभी लगातार आपने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आईएनएलडी पार्टी भी इन सब के लिए जनता के बीच में रहकर आप भी विरोध जताएंगे? हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम पर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि सूबे में राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अगर वैट में वो कटौती करती है तो डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। कैसा सुझाव है ये? मुझे समझ ही नहीं आया इस सुझाव का मतलब ही। पहली बात तो देखिए, ये बिल्कुल ही निराधार सा सुझाव है। आप ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता तंग है पेट्रोल डीजल। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की एक है स्मृति ईरानी जी, वो सर पे सिलेंडर लेके बड़े प्रदर्शन करती थी। आज वो महिलाओं की हितैषी कहाँ चली गई? 70 साल में 200 रुपए 400 रुपए कांग्रेस ने बढ़ा दिया, इन्होंने तो 15 साल में ही 3 गुने 4 गुने कर दिया। आज सिलेंडर 800 से ऊपर है। अब कैसे कोई महिला या कैसे कोई घर चलाने वाला व्यक्ति इन चीज़ों को कर पाएगा? कैसे इस खर्चे को वहन कर पाएगा? आपने नोटबंदी की मार से वैसे ही लोगों को खाली कर दिया। आपने जीएसटी की मार हथौड़े पे हथौड़े आप चलाए जा रहे हैं, और ऊपर से फिर आप एक सुझाव भी देने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप वहीं जाएं, जनता के बीच में जाके ये सुझाव जरा समझाएं, तो जनता आपको बताएगी कि उन्हें क्या चाहिए। ये आप थोपे नहीं किसी के ऊपर। बिल्कुल। अभी मेरा आखिरी सवाल है, इलाहाबाद पर हम फोकस करते हैं। इस 3 मार्च की महापंचायत में आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर महिलाएं भी इस किसान की जंग में, इस किसान की रेस में, इस समर्थन में शामिल हो रही हैं? किस तरीके की रूपरेखा वहाँ पर तैयार की गई है? कैसा इवेंट वहाँ पर दिखेगा? देखिए, ये किसानों का ही आंदोलन है, और किसानों के घर में मुझ जैसी महिलाएं हैं जो, अगर वो बॉर्डर पे हैं तो खेतों में पानी भी आज महिलाएं लगाने का काम कर रही हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, और अपने जो पड़ोसी है उनकी भी मदद करना। महिलाएं आपस में मिलके ये कार्य कर रही हैं। वहीं महिलाएं कंधे से कंधा मिला के किसान आंदोलन में भी भागीदारी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो आज महिलाएं भी बहुत दुखी हैं, तो महिलाएं भी अपना रोष प्रकट करने आएंगी, ज़रूर आएंगी। और ये आईएनएलडी का इवेंट नहीं है, ये मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये किसानों की महापंचायत है, जिसमें आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला को एक मुख्य अतिथि के रूप में एक सम्मान देने के लिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने का काम किया है, तो वो सम्मान देने के लिए ये एक पंचायत है। और दूसरा, किसानों के आंदोलन में किस तरीके से अपनी भागीदारी, जो गाइडलाइन भाई साहब दें, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर सके, ये उस चीज़ के लिए पंचायत है। आपको क्या लगता है जी, इस चुनाव का, उपचुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इलाहाबाद में? क्या मुद्दा आपको नजर आता है? ये भ्रष्ट सरकार और महंगाई, जो इन्होंने लोगों के ऊपर अपने धक्के से जो धक्काशाही थोपी है, वो ये एक बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक दिशा विहीन सरकार होती जा रही है, जो हमारे हिंदुस्तान को, मैं तो कहूँगी ये तो एक छोटा सा चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने जिस पटल पे लाके, जिस निचले स्तर पे लाके खड़ा कर दिया है, उसके खिलाफ ये एक लड़ाई की पहल होगी। आपको क्या लगता है, इलाहाबाद में उपचुनाव में जेजेपी सामने आएगी या फिर बीजेपी सामने आएगी? चोर चोर मोसेरे भाई, कोई आ जाए, चाहे बंटना किसी का कुछ नहीं है। वही मैंने बोला, सवारी अपने सामान के स्वयं जिम्मेवार होगी। लोग इन्हें आज वैसे बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो चुनाव के टाइम तो अच्छे तरीके से शीशा दिखाएंगे। क्या लगता है आपको, ऐसा इस बार उड़न खटोलों से ये पार्टियां चुनाव करेगी? क्योंकि नीचे तक उतरने नहीं देगा ना, विरोध बहुत बड़ा है। आपने एक अच्छा ये सवाल किया। अभी मैं देख रही थी फेसबुक पे, एक उद्घाटन किया गया था पानी के वाटर उसका, तो वो एक कमरे के अंदर उस पटल को ले जाके, जो नेम पटल है उसको ले जाके कमरे के अंदर ही वो उद्घाटन कर दिया गया था। आज सरकार की हालत ये है, वो खुलेआम लोगों के बीच में जाके रिबन तक नहीं काट सकते। तो आज जब ये हालात है तो वोट मांगना तो बहुत बड़ी बात है। आपने वक्त निकाला और बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुरविंदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की तरफ से महिला महासचिव सुनैना सिंह चौटाला, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और अब देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि 3 तारीख को जो एक आईएनएलडी की तरफ से एक महापंचायत का जो आयोजन होगा, उसमें अभय सिंह चौटाला का साफ कहना है कि एक रिकॉर्ड तोड़ जो वहाँ पर किसानों की भीड़ जुटेगी,
और किसान आंदोलन को एक नया रास्ता और एक नए तरीके से समर्थन देने की तैयारी होगी। और जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती खट्टर सरकार और पीएम को भी दे दी है कि अगर उनमें भी दमखम है तो वहां पर आकर इस महापंचायत में वो खुद आकर देख लें। अब देखना होगा एलनाबाद की सरजमी पर आईएनएलडी की तरफ से ये महापंचायत कितनी कामयाब होती है। क्या वाकई ही एक तरीके से ये चुनावी बुगल रहेगा, शंखनाद रहेगा, या फिर किसानों को एक बड़ी यहाँ से ताकत मिलेगी और आईएनएलडी पार्टी भी अपना विस्तार और बढ़ा पाएगी। सहयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।